हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। 140 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। आज शुरू करेंगे 141 नंबर प्रश्न से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ में प्रश्न को और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न आज का और सीरीज का 141 प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्रय शक्ति क्षमता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही है। तो यह विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक बात सही है। यह अवधारणा इस धारणा पर काम करती है कि बाजार एक मूल्य के कानून पर काम करते, बात ये भी सही है। ठीक है ना, तो जितने भी बाजारों क्या एक मूल्य कानून पर काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नमक का पैकेट 1 किलो है 20 रुपए के यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे उस दूसरी मार्केट में उसका रेट 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो होता है एक ही रेट है। ठीक है, इस तरीके से तो वही होता क्रय शक्ति क्षमता इसी पे काम करती। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, इसके सही उत्तर हो गया सी। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है, पीपीपी एक तकनीक जिसका उपयोग विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष, मतलब कई सारी मुद्राएं हैं, उनको अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे भाई, हर स्टेट हर देश की मुद्राएं को मुद्राओं का जो मूल्य है वो एक समान नहीं है। ठीक है, तो इन मुद्राओं के सापेक्ष में जो मूल्य को निर्धारित किया जाता है, निर्धारित करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पीपीपी। ठीक है, क्रय शक्ति समता। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परचेजिंग पावर पैरिटी, ऐसे ही ना ये होता है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, चलिए अगला है, यह उदाहरण इस धारणा पर काम करती है कि बाजार एक मूल्य के कानून पर काम करते, बात सही है। एक मूल्य का कानून अर्थात समान वस्तुओं सेवाओं, इसकी मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता को भी शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। को अलग अलग बाजारों में समान मुद्रा में मापा जाने पर समान मूल्य होना चाहिए, बात ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि जीडीपी के सापेक्ष गुण कौन कौन से हैं, ये बताने हमें। ठीक है, सॉरी, तो यह केंद्रीय बैंकों नीति निर्माताओं के एक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी है या मुद्रास्फीति में चल रही, बात सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को उनकी क्षमता से कम काम करने के लिए बनाया गया, मतलब कम काम करने को दिया जाता है, वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आप पढ़े होंगे। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक किसान का परिवार है। ठीक है, इसके पास मान लो 10 एकड़ ज़मीन है। ठीक है ना, 10 एकड़ ज़मीन है, परिवार में सदस्य हैं 5। इस खेत में कितने लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ 2 लोगों की, लेकिन लगे कितने हैं, ये 5 के पाँचों वहीं लगे पड़े हैं। 10 एकड़ में ही सब के सब लगे पड़े हैं। अब ये बताइए कि ये 5 सब के सब अगर 5 के पाँचों लग रहे हैं तो उस 10 एकड़ में क्या अलग से कुछ उत्पादन होगा क्या? फसल के उत्पादित होने की जो एज है वो वही रहेगी, 110 से 120 दिन, 115 से 130 दिन, या 90 से 100 दिन, 70 से 90 दिन, यही। ठीक है, अगर यही काम यही सिर्फ 2 लोग करें और इसमें से 3 लोग जो बचेंगे वो अपना बाहर जाके कमाएंगे, बाहर कमा के अपना पैसा जब घर पे भेजेंगे तो क्या होगा, उसमें घर की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 3 लोग बाहर निकल गए कमाने और ये 2 लोग इस काम को बड़े आराम से बहुत धड़ल्ले से करेंगे। ठीक है, ये होती प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब ये 5 लोग एक साथ काम करेंगे वही रहेगा, 3 लोग जो है फालतू में वहाँ लगे पड़े हैं, वही 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत आते हैं। ठीक है, ये 2 लोग मान लीजिए काम तो करेंगे ही, जो लग के काम करेंगे तभी काम हो पाएगा। ठीक है ना, ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जाम्पल। चलिए, तो सही नहीं बताना है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर हो गया डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लें कि समय के साथ जीडीपी वृद्धि केंद्रीय बैंक और नीति निर्माताओं को यह मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है कि अर्थव्यवस्था हमारी मंदी में है या मुद्रास्फीति में चल रही है। ठीक, ये क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वो स्थिति होती है जहाँ पे लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को उनकी क्षमता से कम काम करने को दिया जाता है।
हमने बताया था किसान परिवार का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल है, ठीक है। एक प्रकार की बेरोजगारी जो किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपी होती है जिसके पास नौकरी नहीं और बेरोजगार के रूप में स्पष्ट रूप से वो दिखाई भी देता है, यही होती प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। नौकरी नहीं है उसके पास, काम नहीं है, लेकिन खेत में क्या है, पानी ले जाना है, चाय ले जाना है, कहीं कोई और काम चल रहा है, इस तरीके से, तो वो फालतू माना जाना लगा रहता है, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं होता उसमें, ठीक है। ना तो उनके जाने से वहाँ पे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ना तो वहाँ पे जाने से उनके खेत का काम, खेत की जो फसलें वो जल्दी से तैयार हो जाती हों, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अरे चलिए कोई नहीं, आपको पता होगा माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे आप, समष्टि और व्यष्टि तो पढ़े हैं, एनसीईआरटी की बुक समष्टि और व्यष्टि, दो किताबें हैं ना, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो है, और ये है मैक्रो, ये है मैक्रो, ये है माइक्रो, ठीक है। अब क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहा है, समष्टि की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि संयोजन के 4 क्षेत्रों के संयोजन के रूप में अर्थव्यवस्था को देखता है ये, उसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए व्यष्टि का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात होगी या किसी एक परिवार के बारे में बात होगी, किसी, ठीक है, इस लेवल से थोड़ा सा किसी एक व्यक्ति की अगर बात होती तो होती व्यष्टि, लेकिन इसके व्यक्ति के लिहाज, एक आदमी के लिहाज से अगर एक घर को देखा जाएगा तो वो समष्टि में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह फर्म है, उसमें नौकर हैं, फिर पूरा फैक्ट्री कंपनी देखेंगे, पूरी फर्म देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर सरकार है, फिर बाहरी क्षेत्र, ये सब क्या है, चारों हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें वही है कि अर्थव्यवस्था कुल आर्थिक चर से संबंधित होता है, ये कुल आर्थिक चर से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना है। विभिन्न अंतर इसमें संबंध को भी ध्यान में रखता है, और जो कि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद हो सकते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों के संयोजन के रूप में देखता, कैसे, घर, फर्म, सरकार और क्या आपकी बाहरी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि जीडीपी और जीएनआई के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। पहला कथन, पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था जो होती वहाँ पे जीडीपी बराबर होती जीएनआई, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, यदि उत्पादन प्रेषण से कम है तो जीडीपी जो होगी जीएनआई से अधिक होगी, गलत है। अगर उत्पादन प्रेषण से कम है तो जीएनआई जो होगी वो होगी जीडीपी से अधिक। कैसे, जीएनआई क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है कहीं की, वहाँ पे ना तो कुछ बाहर निर्यात किया जा रहा, ना तो बाहर से मंगाया जा रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, तो क्या करेंगे, वहाँ के लोग वहीं पे काम करके वहीं पे उत्पादन करेंगे अपना, वहीं पे उसको यूज भी करेंगे वही लोग, ठीक, यही होता है। और जब भाई 100 लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस खेत में काम कर रहे हैं 100 लोग, ठीक, उत्पादन हुआ, जो भी हुआ है उत्पादन, वो लोग अपना यूज कर रहे हैं, बाहर से नहीं लेना, बस इतना है उनको ध्यान में, ठीक। लेकिन अब यहीं से मान लीजिए 30 लोग उठ के यहाँ से दूसरी जगह इनके खेत में जाके काम करने लग जाएं। अब यहाँ 70 लोग हुए, यहाँ 30 हो गए, ठीक, 70 लोग बचे। अब ये बताइए वो 30 लोगों का जो काम रहेगा, क्या ये 70 पूरा कर पाएंगे उसी उतने ही टाइम में, नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, उत्पादन जो होगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे। और जब उत्पादन कम होगा तो वो जो होगा जीएनआई क्या होगी, जीडीपी से अधिक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जीएनआई यहाँ पे अधिक हो जाएगी जीडीपी से, और यहाँ पे कम हो जाएगी जीडीपी से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये लोग बाहर चले गए हैं, ये घर में ही काम कर रहे हैं अपने, ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, जिसमें सही बताना, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक। चलिए हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या, पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं होता, या पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती, ध्यान रखना है। अन्य देशों के साथ कोई आयात निर्यात भी नहीं होता, सही बात है। घरेलू क्षेत्र जीडीपी में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन उस देश के नागरिक, उसी देश के नागरिक, हमने क्षेत्र बता दिया था 2, ठीक है ना, एक घर का, ये बाहर का है, ध्यान रखना। जीएनआई द्वारा किया जाता, पहला कथन सही। जीएनआई जीडीपी से अधिक हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों स्थिति होती है, अधिक भी होगा और कम भी होगा। अब वही 100
वहाँ पे थे ही, वहीं उसी में 30 लोग और आ जाते तो वहाँ पे फिर क्या होता, जीएनआई वहाँ पे कम हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। अगर देश के सभी निवासी अपने देश के बाहर काम के लिए चले जाते हैं और उत्पादन जो होता है वो प्रेषण से कम होता है, तो क्या होगा, जीएनआई जो होगी जीडीपी से अधिक हो जाएगी, ध्यान ये रखना है। ठीक है, यहाँ से उठ के लोग यहाँ चले गए हैं, तो यहाँ से जो गए हैं इनका काम ये, यहाँ के जो बचे लोग हैं वो कर पाते हैं क्या? ठीक है, वही होता है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न देखें। ग्रीन जीडीपी बात हो रही, कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश में उत्पादित कृषि सामानों की कुल मात्रा के लिए जिम्मेदार है? नहीं, गलत है। ठीक। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता और लागतों के मुद्रीकृत नुकसान के लिए जिम्मेदार होता। बात सही है भाई। एक फैक्ट्री स्थापित करनी हमें, ठीक है, यहाँ पे जंगल एरिया होगा मान लो, तो यहाँ के पेड़ पौधों को काटा जाएगा, जीव जंतु भी विस्थापित होंगे, तो पेड़ पौधे कटेंगे तो धूल मिट्टी उड़ेगी तो उपजाऊ क्षमता कम होगी उसकी। ठीक है, निम्नीकरण जो बोलते हैं हम, उसके साथ में पर्यावरण को भी नुकसान होगा। फिर फैक्ट्री बनेगी तो जो कूड़ा कचरा निकलेगा उसको भी कहीं ना कहीं डंप करना पड़ेगा, उससे भी नुकसान हो रहा है। तो क्या है, इनकी अगर इनकम हो जाती है कितनी, इनकी इनकम हो जाती है, मान लीजिए इनकी इनकम हो जाती है कितना, 100 रुपये का। इन्होंने नुकसान कितना किया पर्यावरण को, मान लीजिए 40 रुपये का। अब 40 रुपये का जो नुकसान किया है इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 100 माइनस 40 तो कितना बचा, 60 रुपया। ये हुआ ग्रीन जीडीपी आपका। ठीक है, 100 में से 40 हम जब माइनस करेंगे, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, इनकी पूरी इनकम है 100 रुपये और 40 रुपये इनको देना पड़ेगा क्योंकि 40 रुपये का नुकसान किया इन्होंने, तो बचा कितना, 60 रुपये। जो 60 रुपये बच रहा है यही है आपकी क्या, ग्रीन जीडीपी है यही। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इनका नुकसान और कमाई मिला को माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रीन जीडीपी, यही हो गई GDP। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो बताना क्या है भाई, सही नहीं है कौन सा, तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, तो गलत ही बताना था, तो इसलिए पहला ये इसका सही उत्तर हुआ। चलिए देखते क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपको। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का एक सूचकांक होता, बात सही है। ठीक है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का एक सूचकांक जिसके विकास के पर्यावरणीय परिणाम जो होते हैं देश के पारंपरिक जीडीपी में शामिल हैं। बात सही है भाई। 100 रुपये की जीडीपी हमारी है तो उसमें हमें ये भी तो, हमने पर्यावरण को भी तो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई है, उसी में नुकसान किया ना उसमें 100 रुपये में, तो वो भी जा रहा है, वो भी गया हुआ है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि पर्यावरणीय जो विकास के लिए के पर्यावरणीय जो परिणाम होते हैं वो देश के पारंपरिक जीडीपी में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, बाहर नहीं रखे जाते, शामिल किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, जैव विविधता की हानि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली लागतों का लेखा जोखा करता है ग्रीन जीडीपी आपका। क्या क्या करता है, जैव विविधता की हानि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली लागतों का लेखा जोखा करने का काम करता है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी गणना के लिए क्या आवश्यक है कि शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की खपत। इसमें क्या है, प्राकृतिक पूंजी बोल रहा है, हमने क्या बताया, जंगल, मिट्टी, जीव जंतु, फिर पानी, नदी, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं। ठीक है, जिसमें संसाधन की कमी, पर्यावरणीय गिरावट, भाई कूड़ा कचरा जाएगा, पानी कैसा होगा, गंदा ही तो होगा, तो जीव जंतु क्या होंगे उनमें, उनका जीवन प्रभावित होगा, वही सब। सुरक्षात्मक और पुनर्स्थापना संबंधी पर्यावरणीय पहल, इसमें सब कुछ शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है फिर, इसको किसको, शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की जो खपत है इसको पारंपरिक जीडीपी से घटाया जाता है, जो हमने बताया था आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। चोलुंगसुकफा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना सही कथन कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है
कि चोलुंग सुक्फा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको बता दें 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, 13वीं शताब्दी में, BC नहीं, AD की बात कर रहे हैं यहाँ, BC मत समझना कोई, AD है। मुगलों ने कभी भी अहोमों की भूमि जीतने की कोशिश नहीं की, तो गलत है। क्यों? क्योंकि मीर जुमला का नाम सुना होगा आपने, मीर जुमला है एक, ठीक है। मीर जुमला जब आप औरंगजेब कहाँ पे थे? दक्कन के सूबेदार, उस समय उन औरंगजेब के साथ में भी रहे हैं मीर जुमला, ठीक है। चलिए, तो मीर जुमला जो हैं ये शाहजहां उस समय मुगल शासक थे। 1662 की बात है, 1662 की बात है। मीर जुमला ने क्या किया था? अहोमों पर आक्रमण किया था। वो अलग बात है कि ज़्यादा दिन तक इन लोगों ने अपनी पकड़ नहीं बना पाई उस पर, लेकिन 1662 में आक्रमण किए, और कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन इन लोगों ने उन पे उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मीर जुमला ने आक्रमण किया था, इसके नेतृत्व में सेना गई थी, 1662 में हुआ था। कुछ ही दिनों तक उन्होंने उस पर पकड़ बनाए रखी, मजबूत पकड़, ठीक है। और ये मीर जुमला जो है दक्कन सूबेदार जब रहे मुगल औरंगजेब, तो उस समय उनके साथ यही थे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो सही बताना था, तो ए इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। 13वीं शताब्दी के शासक जिसने असम पर शासन किया, जिसने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। समकालीन विद्वान बर्मा में अपनी जड़ों का पता लगाते हैं। इस समय जो विद्वान हैं वो बर्मा में अपनी जड़ों का पता लगाते हैं, इस चीज़ ध्यान रखना। अहोमों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के तहत मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया। उसकी बहादुर रक्षा के बावजूद अहोम हार गए थे, लेकिन इस क्षेत्र पर सीधा जो मुगल नियंत्रण रहा वो लंबे समय तक नहीं चल सका। ये हमने आपको बताया। 1662 हुआ, ये भी बताया था, मीर जुमला ने किया था, ये भी बताया। और शाहजहां का टाइम पीरियड था 1662 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या बात सही है? नहीं, 1662 है, औरंगजेब का टाइम पीरियड है ये, सही है ना? ठीक है। 1526 से 1607, 1608 से 1649, नहीं 1662 है। बहरहाल औरंगजेब ही थे जहाँ तक हम हो सकता है। 42 साल 1617, ठीक है। तो औरंगजेब थे इस समय, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। सोहरई और खोवर पेंटिंग की बात हो रही। सोहरई और खोवर, खोवर नहीं कोहबर पेंटिंग है, ये नाम है इसका, कोहबर पेंटिंग है भाई। ठीक है। शादी के टाइम पे जब आप लोग बारात जाते हैं, रात में कोहबर का प्रोग्राम होता है, तो उसको आप देखे होंगे, तो कोहबर यही होता है, ठीक है। तो कोहबर और सोहरई ये दोनों कहाँ के संबंधित? झारखंड से संबंधित हैं। तो कोहबर हम शादी के नाम लिए, तो ये शादी वाले कक्ष से संबंधित है, ठीक है। उसकी सजावट, शादी कक्ष से की सजावट से संबंधित है कोहबर। और सोहरई जो है क्या है? त्योहार है एक। अब देखते हैं त्योहार किस चीज़ का है ये। कोहबर पेंटिंग तो आपको पता चल गई, अब ये भी देख लेते हैं। कोहबर पेंटिंग है शादी के कक्षों की सजावट दर्शाता। सोहरई जो होती है मिट्टी के घरों पर फसल पेंटिंग की जाती है। बारिश के बाद इसकी मरम्मत की जाती है घर की। प्रकृति की ताकतों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव होता है। सोहरई त्योहार ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। समाचार में स्थान है और राज्य है। अब देखते हैं क्या है। चोपता उत्तराखंड में है, बात सही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, गलत है। मदिकेरी कर्नाटक में है, ठीक है। तो मदिकेरी और चोपता दोनों सही हैं, इसका सही उत्तर हो गया बी। तीसरा गलत, दूसरा गलत है, तो इसको सीधा सीधा निकाल देंगे, ए और सी को निकाल ही देंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। अच्छा, व्याख्या नहीं इसकी कोई, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए अब है फेविपिरिविर। फेविपिरिविर के संबंध में बताना निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है, ठीक है।
तो जापान में विकसित किया गया था और बाद में इन्फ्लुएंजा रोगियों के बीच उपयोग के लिए इसको अनुमोदित किया गया है। बात तो सही है, जापान में ही विकसित हुआ है और इन्फ्लुएंजा रोगियों के लिए उपयोग के लिए क्या है, ये अनुमोदित हुई है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कोविड-19 के उपचार के लिए इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमोदित किया गया। बात ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसलिए सही उत्तर हो गया इसका सी। देखते हैं क्या है। हाँ, इसका सही उत्तर सी है, देख लेते हैं। फेविपिराविर एक एंटीवायरल दवा है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा के लिए इलाज के लिए जापान में अनुमोदित किया गया, बात सही है। फेज 3 डेटा के आधार पर कहा जाता है ग्लेन मार्क ने क्या किया, एंटीवायरल दवा फेविपिराविर के निर्माण और विपणन दोनों के लिए स्वीकृति प्राप्त की है। किसने? ग्लेन मार्क ने, जिसे फेब्रिफ्लू नाम दिया गया है। ठीक है, मौखिक दवा के रूप में नाम दिया गया फेब्रिफ्लू। अनुमोदन केवल हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए आपातकालीन प्रतिबंधित उपयोग के लिए है, बस आपात इमरजेंसी के लिए, बस और कुछ नहीं। अनुमोदन का प्रतिबंधित जो उपयोग हो जिम्मेदार दवा के उपयोग को रोकता है, जहां हर मरीज को उपचार शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा भाई, साइन करना पड़ेगा, सहमति पर अपने साइन करना पड़ेगा, तभी इससे इलाज किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाहीबाग क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उजागर शिवालिक तलछटों से स्टेगोडन का एक जीवाश्म खोजा गया है। स्टेगोडन का जीवाश्म, स्टेगोडन है क्या? तो ये जो है एक हाथी की किस्म है जो कम उम्र में पाया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हुआ। अब देखते हैं इसका क्या है व्याख्या। ये देखिए, सहारनपुर शाहीबाग में उजागर शिवालिक तलछट से एक हाथी की जीवाश्म खोज की गई, सही है। यह 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराना है, ध्यान रखना है। ये ढोक पठान से बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के। क्या इसमें स्टेगोडन जो है, प्रोबोसिडीन भी नाम है इसका, स्टेगोडन या प्रोबोसिडीन, हाथी की किस्म जो कम उम्र पाया जाता है, जीवाश्म शिवालिक ढोक पठान गठन में। ठीक है। स्टेगोडनों की जो उपस्थिति उस समय के दौरान क्या है कि यहाँ पे घने जंगल हैं थे और बहुत सारे नदी चैनल भी यहाँ पे रहे हैं। इनकी जो उपस्थिति वहाँ पे देखी गई है, इससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़ आगे है कि जो अन्य सारे वहाँ पे मौजूद रहे वो क्या क्या है, उसमें जिराफ है, घोड़े हैं, दरियाई घोड़ा है। जीवाश्म पर एम्बेडेड बलुआ पत्थर है, प्रकृति में एम्बेडेड बलुआ पत्थर है, मध्यम दानेदार नमक, काली मिर्च, ये सब यहाँ पे हैं। इस प्रकार की लिथोलॉजी मध्य शिवालिक की विशेषता है। ये लिथोलॉजी मध्य शिवालिक की विशेषता है ये। ठीक है। जीवाश्म क्या है, एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मियोसीन मतलब मायोसीन से देर से आते हैं, मतलब मायोसीन के बहुत बाद आए ये लोग। ठीक है। प्लेस्टोसीन के दौरान एशिया और मध्य अफ्रीका के बड़े हिस्सों में रहते थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि क्षणिक गरीब वो हैं, बताना सही कथन कौन सा नहीं है, गलत बताना मतलब गलत कौन सा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्षणिक गरीब वो हैं जो नियमित रूप से गरीबी से बाहर और भीतर आते जाते रहते हैं, ऐसा है क्या? क्षणिक गरीब गलत है। वो क्या होते हैं कि इनका जैसे चल रहा है, 1 साल के 8 महीने तक ये बहुत राजा की तरह रह रहे हैं, अमीर बने फिर रहे हैं ये लोग। ठीक है। अब बीच का 4 महीना ऐसा मिल जाए इनको, इसमें जो 8 महीना बहुत मौज मस्ती की होंगी वो 4 महीने में निकल जाए इनकी मौज मस्ती। ठीक है। तो जो 4 महीने में निकल रही इनकी मौज मस्ती, यही हो गई क्षणिक गरीबी। फिर वो समय आएगा, सीजन आ जाएगा, फिर से अमीर बनना स्टार्ट कर देंगे और अमीर बन जाएंगे। ठीक है, ये होती क्षणिक गरीबी। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया गलत। दूसरा क्या है, गरीबों को पालना जो ज़्यादातर समय अमीर होते हैं लेकिन कभी कभी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों को ऊपर नीचे सेट कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे जब सेट कर देंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना, इसको और इसको दोनों को ऊपर नीचे एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो बस। चलिए देखते हैं। गरीबों मंथन करना मतलब क्या, गरीबों का पालन करना, ऐसा कुछ है। ठीक,
ध्यान रखना है। गरीबी में और गरीबी से बाहर आते जाते रहते यही लोग, उसमें छोटे किसान, मौसमी किसान जो लोग होते हैं यही सब होते हैं, ठीक। क्षणिक गरीब क्या होते हैं, वो ज़्यादातर अमीर ही होते हैं। हमने बताया था कि 8 महीने तक खूब मौज मस्ती होती है इनकी, खूब अमीर बने फिरते हैं। और बाकी जो 4 महीना ये होता है, वो 8 महीने की मौज मस्ती यहीं पे आके निकल जाती है इनकी, ठीक है ना। यहीं पे निकलती, ये होती क्षणिक गरीबी, इतना ध्यान रखना है बस। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक जो रोजगार है 2011-12 18% से बढ़ के 20% हो गया। सही है क्या। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत चीन से ऊपर रहा, ये भी सही है क्या। दोनों ही गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे गलत है अब बताते हैं हम आपको। ये 18 को आप 8 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 8। ये 20 को आप कर दीजिए 9.9 समथिंग है, 9.9 समथिंग, लमसम 10% रहा है, हमें इतना पता है अभी, लगभग 10% है, ठीक। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इस समय भारत का जो एसडीआई रहा है वो रहा है 129 2018 में, और चीन का रहा है, चीन भाई साहब का क्या रहा है, इनका रहा है कितना रहा इनका, 60 के लगभग रहा है, 60 के 60 के आसपास का रहा है, ठीक है। यही रहा है इनका। चलिए देख लेते हैं क्या है, 60 के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा रहा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका व्याख्या देखते हैं क्या है भाई, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। 85 है, सॉरी हमने 60 बताया था, गलती हो गई, वहाँ पे 85 है। ये भारत की 129 तो सही है, ठीक है। देखिए 11-12 में 8% था, 17-18 में 9.98% हो गया, ठीक। दूसरा हमने गलत बता दिया था क्योंकि हमें भारत की रैंकिंग पता, चीन वाली रैंकिंग हमको नहीं पता थी। ये 85 हम 60 के लगभग बता रहे थे, गलत हो गया, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी देखते हैं, ये सब होते रहते हैं छोटे मोटी गलतियाँ, ठीक है। चलिए एक देखते हैं, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही कथन हमें बताना है। तो सही कथन में क्या है भाई, स्वयं खाता श्रमिक कौन होते हैं, जो मजदूरों को काम पर रखकर अपना उद्यम चलाते हैं। बात सही है क्या, गलत है। स्वयं खाता श्रमिक की पहचान ये नहीं होती, ठीक है। वो उद्यम स्वयं खाता श्रमिक होते हैं, ठीक है। वो नियुक्ति करते हैं लोगों की, ध्यान रखना, नियुक्ति करते हैं। इसमें क्या होता है, इस वाले काम में क्या होता है, जो मजदूरों को काम पर रखकर उद्यम चलाते हैं, अभी बताते हैं आपको। दूसरा वाला स्टेट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अवैतनिक जो पारिवारिक श्रम होता है वो क्या होता है, स्वनियोजित होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका दूसरा वाला सही है। तो दूसरा वाला सही भी है, ठीक है, लेकिन पहला गलत क्यों है। इसमें क्या होता है, ये जो मजदूरों को काम पर रखना उद्यम होता है, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं बहरहाल, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं, ठीक है। तो इसका बी ही आंसर सही है, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। स्वयं के खाता श्रमिकों में वो शामिल होते हैं जिन्होंने अपने उद्यमों को अपने स्वयं के खाते या एक या कुछ भागीदारों के साथ संचालित करते हैं, बात सही है। स्वयं के खाता श्रमिक वही होते हैं, ठीक। और संदर्भ अवधि के दौरान उसी साल में क्या करते हैं, किसी भी श्रमिक को काम पर रखने के सिवाय, मतलब काम पे किसी को नहीं रखते, ये अपने उद्यम को चलाया इन्होंने, बिना किसी को काम पे रखे इन लोगों ने अपने ही उद्यम को खुद ही चलाया, ठीक है। 4-5 लोग मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं, पैसा लगा दिए, अब किसी मजदूर को नहीं लगा रहे, ये लोग खुद ही काम कर रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि पैसा भी नहीं है, सोच रहे हैं कि इस साल हम ही चला लेते हैं इसको, ठीक है। जबकि नियोक्ता जो स्वयं खाता श्रमिक है वो क्या करता है, नियोक्ता खाता श्रमिक ये क्या करता है, मजदूरों को काम पर रखता है और अपने उद्यम को चलाता है। तो नियोक्ता जो स्वयं खाता श्रमिक होता है वो रखता है, ना कि स्वयं खाता श्रमिक रखते हैं, ठीक है। चलिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, अवैतनिक जो पारिवारिक श्रम होता है उसमें स्वनियोजित श्रेणी के अंतर्गत तो सब आते हैं। उसमें क्या किया जाता है, उस समय के दौरान इनको काम के बदले में कोई नियमित वेतन या मजदूरी नहीं दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे घर के लोग कोई ऐसा काम करे जो घर में ही हो जाए, तो उसमें घर के छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, तो क्या है कि कोई चाय पानी दे रहा है, कोई बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, वो उनको पानी पिला रहे हैं, तो उनको कौन सा पैसा दिया जाता है, घर में नहीं दिया जाता। तो वही होती है अवैतनिक पारिवारिक श्रम होता वही, ठीक है। खेत में काम होता है, बच्चे अगर मान लो घर के हैं, वो लोग घर खेत में जाते हैं, तो खेत में अगर जाते हैं वहाँ बैठते तो उनको कौन सा पैसा दिया जाता है,
या मान लीजिए उन्होंने कुछ काम भी कर दिया तो उसको उनको कौन सा पैसा दिया है, वही होती है अवैतनिक पारिवारिक श्रम। ठीक है, चलिए बहरहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर अधिक है, बात सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया भाई। दूसरा क्या है कि उत्पादक आयु वर्ग के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर 11-12 के स्तर की तुलना में 17-18 में गिरावट देखी गई थी, बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा गया है गलत कौन सा, मतलब सही नहीं है, गलत कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें हो जाएगा डी सही उत्तर इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए महिला LFPR अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में। NSO EUS PLFS के अनुमान के अनुसार क्या, सामान्य के अनुसार उत्पादक आयु समूह जो 15 से 59 साल होता है, ये ध्यान रखना है। महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट का रुख देखा देता है। इसमें क्या, महिला श्रम बल भागीदारी की दर 11-12 में 7.8% रही है और 17-18 में घट के ये हो गई है 25.3%। मतलब 7.8% तो आपको बहुत कम लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ, लेकिन घटकर बताया जा रहा है, क्यों, ये भी सवाल हो सकता है। तो सवाल वाजिब है आपका। इसमें क्या है कि अभी तक मतलब 11-12 में इतने लोग जो थे वो बेरोजगार हो रहे थे, ठीक है, लेकिन 17-18 में क्या हुआ कि इतने लोग अब बेरोजगारी इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कोर योजनाओं में से एक है। तो ये कोर योजना नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं। ध्यान रखना है 3 प्रकार से योजनाओं का वर्गीकरण किया जाता है, अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें एक केंद्रीय क्षेत्र की होती है, एक कोर योजना होती है, एक मूल योजना होती है। ठीक है, तो वही 3 योजनाएं होती हैं। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ना कि कोर योजना है। ठीक, पहला गलत हुआ। ठीक है, सही पूछा गया है, बताना तो सही ही है। तो PMGP जो योजना है को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें पहला गलत, दूसरा सही है, तो बताना सही कौन सा है, तो इसमें बी सही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या बी सही इसका उत्तर है। अब देखते हैं क्या भाई, देखिए प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में से एक है, हमने बोला था ना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। योजना का वर्गीकरण देखो, मुख्य योजनाओं का मूल, दूसरा कोर योजनाएं, तीसरा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। ये 3 वर्गीकरण है, ध्यान रखना है, इसको एग्जाम में भी हो सकता है पूछ लिया जाए प्रश्न के रूप में। ठीक है, PMGP योजना को राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही तो खादी ग्राम उद्योग आयोग इसको कार्यान्वित करता है। ठीक, लेकिन राज्य स्तर पर अगर यही बात आती है तो राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जाता है। राज्य के स्तर पे है ये 4 चीज़ें, कौन कौन सी, राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि राज्यों में क्या होता है, 4 स्तर से किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या भाई, इसके बारे में बताना है, क्रम वाइज इनको सजाना है क्रम से। ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे पहले आएगी वाई के अलग समिति। ठीक है ना, आपने अगर पढ़ा है गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, आपने अगर पढ़ा है गरीबों का जो गरीबी की जो रिपोर्ट लाई गई है बार बार समितियों के माध्यम से, तो उसमें सी रंगराजन समिति जो थी ये पोषण से संबंधित बात कर रही थी, गरीबों के पोषण से संबंधित बात की थी, पोषण, प्रोटीन, ये सब विटामिन के चक्कर में। ठीक है, तो सी रंगराजन समिति ने किसकी समिति को पर विचार किया था, लकड़वाला समिति की। ठीक है,
तो भाई सी रंगराजन जो समिति है वो लकड़वाला से पहले नहीं हो सकती, और वाई के अलग समिति सबसे पहले बनी है, ये कन्फर्म है। अब देखिए ए गलत और बी गलत, ठीक है, दोनों गलत हो गए। अब सी रंगराजन पहले नहीं आएंगे, पहले आएंगे लकड़वाला। तो देखिए अब इसमें देखना है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 नंबर लास्ट में है, यहाँ पे देखो 1 नंबर यहाँ है, यहाँ पे 1 नंबर बहुत बाद में जा रहा है, ठीक है, तो यही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 2 फिर 1, ठीक है ना, फिर आएगी सुरेश तेंदुलकर समिति, फिर सक्सेना समिति, फिर आएगी रंगराजन समिति, ठीक है ना। तो यही आपका सही उत्तर हो गया। कौन सा सही उत्तर है? डी, ठीक है ना। अब देख लेते क्या है। वाई के अलग समिति सबसे पहले है 2 नंबर, दूसरे पे है लकड़वाला समिति 1 नंबर, सुरेश तेंदुलकर समिति 4 नंबर, एनसी सक्सेना समिति 5 नंबर, और सबसे लास्ट में सी रंगराजन समिति आई है, बनाई गई थी, ठीक है। चलिए इस पे देखते हैं क्या है ये। इसमें बात करते हैं भाई श्रेणी मजदूरों की, ये मजदूरों की विशेष श्रेणी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मजदूरों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत क्या मनरेगा, क्या है मनरेगा ना, तो मनरेगा जो है विशेष मजदूरों की विशेष श्रेणी जारी करती है। तो उसमें कौन कौन शामिल किए जाते हैं ये ध्यान रखना है। तो इसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल होते हैं, आदिम जनजातीय समूह होते हैं, आपके विशेष परिस्थिति में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भी आते हैं, HIV पॉजिटिव लोग भी आते हैं, कुछ और भी आते हैं जो जनजातीय लोग होते हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो ये है सब, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या है भाई, विकलांग व्यक्ति, आदिम जनजाति, घुमंतु जनजाति समूह, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये भी ध्यान रखना है। विशेष परिस्थिति में महिला 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, HIV पॉजिटिव और आंतरिक रूप से जो विस्थापित होते हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? विशेष श्रेणी के मजदूरों में। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। मनरेगा का संदर्भ बताना सही कथन कौन सा है? काम के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार अगर नहीं मिलता है, बात यही है पहले स्टेटमेंट में, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो आपको दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो भी कौन देगा? राज्य देगा, ध्यान रखना है ये चीज़। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए कि किसी भी परिस्थिति की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर जॉब कार्ड फर्जी मिल जाए, फर्जी मतलब नकली, तो क्या वो रद्द किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है, मान लीजिए कि वो मजदूर जो है उसका पूरा परिवार घर छोड़ के दूसरी जगह, यहाँ पहले ए वाले स्थान पर रहते थे लोग, अब चले गए बी रहने के लिए। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ का जो जॉब कार्ड होगा ये तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, यहाँ पे दूसरा मिलेगा, ये होता है। चलिए तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही है, सही बताना, तो ए सही है इसका, ठीक है, ए सही है, हाँ ये सही हो गया। देखते हैं क्यों सही भाई। 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो भत्ता, रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता इनको दिया जाएगा, ठीक। जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता है, सही बात है, कभी भी रद्द नहीं होगा, बात सही है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं, डुप्लीकेट पाया जाता तो किया जाएगा। पूरा घर अगर स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से बाहर चला जाए तो भी किया जाएगा। अब गांव में वो लोग नहीं रहते तो चल हट ही जाएगा ना वो, क्योंकि दूसरे गांव से अब यहाँ पे काम करने क्यों आएंगे भाई, ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है गिनी गुणांक के बारे में बात हो रही है। तो यह आय वितरण का एक उपाय है, यह लॉरेंज कर्व से लिया गया है। आय वितरण का एक उपाय भी है, लॉरेंज वक्र से लिया गया, बात सही है। अमीर देश और गरीब देश में एक ही गिनी गुणांक हो सकता है, ये भी बात सही है। ये आय की बात नहीं करता है, ठीक है, इनकम तो किसी की कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अमीर देश और गरीब देश के उसमें गिने गुणांक जो होता है वो क्या होता है? एक ही हो सकता है, बात सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
आगे है, गिनी का गुणांक जो होता है पूर्ण समानता को व्यक्त करता है, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से तो तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए। देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसके तीनों स्टेटमेंट सही क्यों सही है भाई, अभी भी देख ले। एक असमानता का उपाय, आय आय असमानता का एक उपाय है, लॉरेंज कर्व से लिया गया, बात सही है। अमीर देश गरीब देश में एक ही गिनी गुणांक हो सकता है क्योंकि यह पूर्ण आय के स्तर को मापता नहीं है बल्कि धन का वितरण करता है। पूर्ण आय के स्तर को नहीं मापता, कोई 1 लाख कमाए चाहे कोई 1 रुपया कमाए, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं उसको, लेकिन धन का वितरण देखता है बस, और कुछ नहीं। दूसरी चीज, शून्य का एक गुणांक पूर्ण समानता को व्यक्त करता है, ऐसे ऐसे तो होता। चलिए देखिए, जहाँ सभी मूल्य समान होते हैं वो सभी मूल्य क्या है, जहाँ सभी की आय समान होगी वहाँ सभी मूल्य समान ही होंगे, ठीक। एक पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व भी करता है, पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि किसी भी देश का कोई स्कोर 0 या 1 के बीच नहीं, वास्तविक आंकड़े कहीं ना कहीं होते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये है यहाँ, ठीक है। गरीबी पर सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। तो इसने पोषण के मानक स्तरों को प्राप्त करने के लिए ICMR मानदंडों के आधार पर क्या किया था, कैलोरी प्रोटीन वसा की औसत आवश्यकताओं की गणना की थी, बात सही है। हमने ऊपर भी बताया था रंगराजन समिति किसके विचार कौन सी समिति पर विचार कर रही थी, लकड़वाला समिति पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। रंगराजन समिति ग्रामीण शहरी गरीब की अलग अलग गणना करने के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति पर विचार करती है, तो गलत हो गया, क्योंकि लकड़वाला हमने बताया तो सही बताना, तो पहला स्टेटमेंट सही, इसका मतलब ए सही, ठीक है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं क्या है। हाँ ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। पोषण के मानक स्तरों को प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण शहरी के क्षेत्रों के लिए आयु लिंग और गतिविधि के आधार पर ICMR मानदंडों के आधार पर कैलोरी प्रोटीन और वसा की औसत आवश्यकताओं की गणना होती, सही बात है। रंगराजन समिति ग्रामीण शहरी गरीबी की अलग अलग गणना के लिए क्या किया था, इन्होंने लकड़वाला समिति पर विचार किया था, समिति के विचार पर ये वापस गए थे, ठीक है। तो लकड़वाला समिति ने जो निर्देश दिए थे उन पर इन्होंने विचार किया था। चलिए पहले ही बता दिए थे चीज़ हमने आपको। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, कुछ क्या है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मेल खाती है, बताना है इसमें। तो इसमें क्या है भाई, एरामैटी-डिब्बलू भू विरासत स्थल है, करंट से संबंधित और राज्य के बारे में बताना है। एरामैटी-डिब्बलू आंध्र प्रदेश, सही है गलत। राष्ट्रीय जीवाश्म लकड़ी पार्क, देखिए इसमें वर्कला क्लिफ हो सकता है, गोवा हो, तो दूसरा अगर सही तो इस हिसाब से BCD हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, बहरहाल समय फालतू नहीं बर्बाद करना, ठीक है। तो गलत ही, दूसरा तो गलत ही है, पहला सही है, एरामैटी-डिब्बलू आंध्र प्रदेश में है। अब इसके तीनों देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, ये ध्यान रखना है। एरामैटी-डिब्बलू आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। वर्कला क्लिफ जो है केरल में है। राष्ट्रीय जीवाश्म लकड़ी पार्क आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोल्डन लंगूर है, लैंगर नहीं लंगूर, लंगूर की बात हो रही, ध्यान रखना, गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो गोल्डन लंगूर आसाम में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, उत्तर पूर्वी राज्य आसाम। ये समाचार में भी रहा है, गोल्डन लंगूर समाचार में भी रहा है, और समाचार में ये भी रहा है कि मनरेगा का इसका मनरेगा से भी कोई संबंध रहा है, ठीक है। तो क्या है देखिए, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता, तो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, कंबालाकुंडा वन्यजीव, ईगल नेस्ट और गोर वन्यजीव। तो चक्रशिला है, ये आसाम में पड़ता है, ठीक है, ये पश्चिमी आसाम में पड़ता है, ठीक। एक यही नहीं है, एक और है, उसका नाम है ककोई जाना नेशनल पार्क, ठीक है, नहीं, चलिए ठीक है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य और ककोई जाना, ये 2 नेशनल पार्क हैं, ये वन्यजीव अभयारण्य हैं
जो कि गोल्डन लंगूर से संबंधित हैं। ठीक है, ये पश्चिमी असम के हिस्से में आते हैं, पश्चिमी असम में पाए जाते हैं। पश्चिमी असम में हैं ये दोनों, ये और ये। ठीक है, हमने बताया था किसने, मनरेगा ने कुछ काम किए हैं। मनरेगा के इनसे कुछ संबंध रहा। क्या संबंध रहा है कि मनरेगा ने इनकी सुरक्षा के लिए, इनके जीवन को संभालने के लिए, इनके जीवन को संभालने के लिए क्या किया, इन्होंने अपनी योजना के तहत इन्होंने पेड़ मतलब बाग बगीचे लगाए वहाँ पे, अमरूद के, आम के, इस तरीके के उन्होंने पेड़ लगवाए हैं। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी योजना के तहत किसी जीवित जीव को संरक्षित किया गया है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर नहीं ध्यान रखते तो आपकी भूल है। ठीक है, ध्यान रखना कि पहली बार ऐसा हुआ किसी योजना के तहत जीवित जीवों को भी संरक्षित किया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और योजना कौन सी है, मनरेगा। ठीक है, क्या किया उन्होंने, पेड़ पौधों को लगाया है ताकि इनको उछल कूद करने के लिए, खेलते हैं ना ये सब, खूब उछल कूद करते हैं, इस डाल से उस डाल पे दिन रात कूदते ही रहते हैं, इनको कूदने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो इनको, इनके लिए, इनको संरक्षित करने के लिए बाग पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, देख लेते क्या है भाई। ये देखिए दिया गया, असम में ये और पश्चिमी असम में है। खास करके ये भी ध्यान रखना कि पश्चिमी असम का हिस्सा है ये। ठीक है ना, चलिए गोल्डन लंगूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 163 नंबर। इसमें क्या है कि कौन सा कथन अब्दुल हमीद लाहौरी के संबंध में सही है, बताना है। अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, घटना चक्र से संबंधित है प्रश्न ये। ठीक है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में बताना है। उन्होंने बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखा है। बादशाहनामा एक किताब है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, सही बात है। तो क्या इस शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखा गया है इसमें, तो बात तो सही है। ठीक है, वह अकबर के काल में एक यात्री और इतिहासकार थे। एक बात बताइए, अकबर के समय में अगर वो इतिहास यात्री रहे होंगे, इतिहासकार, तो उनके बाद जहांगीर फिर आते हैं शाहजहां, या तो उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखा होगा, या फिर वो अकबर के काल में रहे होंगे। अकबर के काल में अब्दुल हमीद लाहौरी नहीं थे, ये थे शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है इसका। ठीक है, चलिए, हाँ पहला स्टेटमेंट सही है, शाहजहां के शासनकाल में बादशाहनामा इन्होंने लिखी थी। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। मुगल बादशाह शाहजहां की अवधि के दौरान यह एक यात्री और इतिहासकार था, जो बाद में शाहजहां का आधिकारिक क्रूसत का दरबारी इतिहासकार भी बन गया ये। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के बारे में इन्होंने बादशाहनामा लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, इतना ध्यान रखना है। चलिए भाई, एक ये भी देख लेते हैं क्या है। टैकिन एक खुर के आकार का जीव होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है ये बताना है आपको। टैकिन एक खुर के आकार का जीव होता, खुर देखा होगा आपने, तो उसके आकार का जीव होता है ये कहाँ पे पाया जाता है। शेषाचलम हिल है, कच्छकारण है, दिहांग दिबांग, मन्नार की खाड़ी। तो शेषाचलम क्या है, मन्नार की खाड़ी है क्या, यह है दिहांग दिबांग। ठीक है, ये दिहांग दिबांग में पाया जाता है, हाँ दिहांग दिबांग में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। यह पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला कैप्रिना एक कोई है। ठीक है, उसकी एक विशाल प्रजाति, कैप्रिना की एक विशाल प्रजाति है क्या, ट्रैकिन नाम था ना, ट्रैकिन, क्या नाम था फिर से देख लेते हैं एक बार, हाँ टैकिन नाम है। तो टैकिन जो है कैप्रिना की एक विशाल प्रजाति है, बात सही है। 4 उप प्रजातियाँ इसमें हैं। एक है मिस्मी टैकिन, जिसको टैक्सीकोलर, बीटी टैक्सीकोलर बोलते हैं, इनके साइंस वाले नाम है, ध्यान रखना, तो वैज्ञानिक नाम है बीटी टैक्सीकोलर, मिस्मी टैकिन का नाम है। गोल्डन टैकिन को बोलते हैं बीटी बेडफोर्टी। तिब्बती को क्या बोलेंगे, तिब्बती या सिचुआन,
तिब्बती या सिचुआन वाले को क्या बोलेंगे? बीटी टिबेटाना। भूटान टेकिन को बोलते हैं बीटी वाइटी। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना वैज्ञानिक नाम। मिसमी ताकिन या टैकिन जो है पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में होती है, मतलब पाई जाती है मिसमी ताकिन। जबकि भूटान ताकिन जो है पश्चिमी, भूटान ताकिन नाम है इसका, ये पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश और भूटान में पाई जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो भूटान और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है, तो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश और भूटान में पाई जा रही है कौन? भूटान ताकिन। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, भारत मिसमी कहाँ पाई जा रही है? अपर सियांग, कोपू और भूटान दोनों जगह मिलती है। ठीक है? ये ध्यान रखना, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। बस चलिए अगला प्रश्न देख लें। लास्ट प्रश्न है आज का, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा विदेशी धारक है? यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा विदेशी धारक कौन सा देश है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत है क्या, या चीन, स्विट्जरलैंड, जापान? तो ये है जापान। ठीक है ना? इस समय मतलब इनमें निम्नलिखित में से बोला गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो निम्नलिखित में से जापान ही सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है विदेशी धारक यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का। ठीक है? देखते हैं, हाँ इसका जापान ही है। जापान सबसे बड़ा धारक है, भारत 12वें नंबर पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है? चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।